जी क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें, पेज नंबर 17। हाइब्रिड में बातें बस कर देना। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रीफली डिस्कस द, खामोश हो जाना फिर अगले वाले रोल डिस्टर्ब होते हैं। ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सनस फॉर टैक्स ईयर 2011। टैक्स ईयर 2011 के लिए आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करना है और आपका जो साल है वो 1 जुलाई 10 को शुरू हो रहा है और 30 जून 11 को ख़त्म हो रहा है। इसे कहेंगे टैक्स ईयर 2011। पॉइंट नंबर 2, आसिफ लर्निंग सेंटर इज़ अ पार्टनरशिप कंसर्न। आसिफ लर्निंग सेंटर एक पार्टनरशिप कंसर्न है और प्रोवाइडिंग आईटी ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। अप टू 31 जुलाई 2010 तक द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स was situated partly in Pakistan. However, with effect from up to 31 जुलाई, ये ऊपर देखिएगा 31 जुलाई ऊपर नजर आ रहा है जहाँ मैंने हाईलाइट किया, 31 जुलाई तक इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ रहा था? पाकिस्तान में। विद इफेक्ट फ्रॉम यकम अगस्त द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाज शिफ्टेड टू दुबई, और यहाँ से आगे कहाँ चला गया? दुबई में। तो अब सवाल ये है कि ये एओपी रेजिडेंट एओपी होगी या नॉन रेजिडेंट एओपी? जी भाई, चला गया, ठीक है। अच्छा जी, एओपी के रेजिडेंट बनने के लिए क्या शर्त थी? कम ऑन, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। एन एओपी shall be a resident AOP if the control and management of the affairs of the AOP is situated wholly or partly in Pakistan। अगर ये सारा या थोड़ा सा पाकिस्तान में, ये क्या हाइब्रिड में जब मर्जी दिल चाहे आ रहे हैं, ये होली या पार्टली पाकिस्तान के अंदर अगर इसका स्टे है तो ये क्या समझी जाएगी? रेजिडेंट एओपी। अब देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि अप टू 31 जुलाई द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड, तो 1 महीना पाकिस्तान में रहा है और यहां लफ्ज क्या लिखा हुआ था? एट एनी टाइम इन द ईयर। साल के किसी भी हिस्से में अगर ये मौजूद रह गए हैं तो ये क्या बन जाएगी? बोलें। दैट्स व्हाई दिस एओपी विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट एओपी। तो जरा जवाब लिखें। as the management and control is situated partly in Pakistan, in the month of July, therefore it will be considered as resident AOP. Therefore, it will be considered as resident AOP. नेक्स्ट, अगली मिसाल पढ़ें जी। मिस्टर लियाकत वॉज सेंड टू पाकिस्तान। मिस्टर लियाकत को पाकिस्तान भेजा गया है ऑन अ स्पेशल असाइनमेंट, एक स्पेशल असाइनमेंट पर। उसकी यूके बेस्ड कंपनी ने भेजा है ऑन 1 मार्च 2011, 1 मार्च 2011 को। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 2011, और वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया 9 सितंबर 2011 को।
अच्छा, लियाकत को भेजा गया है पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 11। 1 मार्च 11 को लियाकत को पाकिस्तान भेजा गया है। अब ये देखिएगा जरा ऊपर डायग्राम में, 1 मार्च 11 को इसे कहाँ भेजा गया है? पाकिस्तान। अब ये इसका पाकिस्तान का स्टे है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ऊपर नजर आया आपको? तो अब सवाल ये है कि इसका स्टे पाकिस्तान में कितने दिन का है। तो उसके लिए आप देखें, मार्च में ये पाकिस्तान आया है, तो मार्च के कितने दिन? 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, टोटल 122। तो अब बताएं, अगर ये 122 डेज पाकिस्तान में रुका है तो इसको क्या समझा जाएगा? जी नोट करें, लिखें। मिस्टर लियाकत, ये हाइब्रिड में जब मर्जी आ रहा है, जो मर्जी, कोई पूछने वाला नहीं किस टाइम आना है किस टाइम नहीं आना, पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिस्टर लियाकत, stay in Pakistan is for a period of only 122 days in tax year 2011 therefore he will be considered as non-resident individual, therefore he will be considered as non-resident individual because his stay is for a period of less than 183 days. Pause करें। हेलो, ओके जी। पॉइंट 4, फारूक ट्रेडिंग एलएलसी। एलएलसी आमतौर पे होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए लफ्ज़ यूज़। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी किसी वजह से बंद करनी पड़ जाए तो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो उतने पैसों के ही लायबल हैं लोगों की तरफ जितने जो है वो उनके पास पड़े हुए हैं, उनके पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाते। ये कुछ इस किस्म की कहानी है, लेकिन ये हमारे टैक्स की किताब से इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो इसलिए इसको डिस्कस क्यों करना, ये कंपनी लॉ की डिस्कशन है। फारूक ट्रेडिंग एलएलसी इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन यूएई। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, भाई ये कर्सर नहीं चल रहा, ये मैंने कहा था चेक करना माउस का, जो भी है चेक करना। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स आर सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ है? सारा का सारा ये कंपनी है, ये क्या है? कंपनी। तो अब ये कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है या बाहर के मुल्क में? पाकिस्तान में कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है? क्या हो गया है, नाश्ता नहीं करके आए? ये कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है? यूएई के अंदर। और मैनेजमेंट कंट्रोल इसका कहाँ है? पाकिस्तान में। कितना? सारा। कहाँ से पता चला सारा? होली इन। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। अच्छा, अब
कंपनी रेजिडेंट बनती है दोनों में से कोई एक बात भी हो जाए, दोनों में से कोई एक बात भी पूरी हो जाए, कंपनी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। अब दोनों में से एक बात क्या है? पहली बात यह है कंपनी शेल बी आ रेजिडेंट कंपनी। अगर ये पाकिस्तान के लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अगर ये पाकिस्तान के लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये क्या समझी जाएगी? बोले। और अगर ये पाकिस्तान के लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो फिर देखा जाएगा इसके डायरेक्टर्स, यानी इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सारा का सारा कहां मौजूद है? तो अगर इसका मैनेजमेंट कंट्रोल सारा का सारा पाकिस्तान में मौजूद है तो भी इसको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट कंपनी कहा जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब देखें जरा, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट ए टाइम इन द ईयर, इससे भी ये रेजिडेंट बन जाएगी। तो लिखें फारूक ट्रेडिंग कंपनीज मैनेजमेंट, फारूक ट्रेडिंग कंपनीज Farouk Trading Company's management and control is situated wholly in Pakistan. That's why it is a resident company. इसलिए ये क्या समझी जाएगी? रेजिडेंट कंपनी। ओके जी, जब प्रोविजन भी साथ लिख दें तो कोई हर्ज नहीं। पहले आप इस तरह प्रोविजन भी द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, इट विल बी कंसीडर्ड अ रेजिडेंट कंपनी एज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, देयरफॉर इट विल बी अ रेजिडेंट कंपनी। ओके, वापस आ जाएं पेज नंबर 3 के ऊपर। जिन ऑनलाइन वाले हजरात ने लेट क्लासें ज्वाइन की हैं और बुक आ चुकी हुई है, अभी तो वैसे बुक नहीं आई हुई, जो फ्रेश क्लासें ले रहे हैं तो वो फिर बुक से ये पेज नंबर ढूंढ लिया करें। अच्छा जी, एक कंपनी किस वक्त रेजिडेंट कंपनी समझी जाती है? अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, यस, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, नो, ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। अगर ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये क्या है? रेजिडेंट कंपनी। और अगर ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो हद होगी, नॉन रेजिडेंट। अजीब हद होगी, पूरी रात रोते रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली इन एट एनी टाइम इन द, यस, अगर इसका मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में है तो रेजिडेंट। नो, अगर इसका मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में नहीं है, चलें साथ वाले के माथे पे नोट कर लें।
वो तो है ही रेजिडेंट। हाँ कितने साल लगा दिए नोट करने में जी? अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान में, लेकिन अगर उसकी मैनेजमेंट होल्डिंग पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? यस, इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान बस रेजिडेंट है, उस साइड से देखेंगे। अच्छा, तो जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई भी है, यानी पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई भी है, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल देखा जाएगा कहाँ है, या वो है ही रेजिडेंट? और जिस कंपनी ने पाकिस्तान में अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं कराया हुआ, तो उसका क्या देखा जाएगा? अगर मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान में है तो रेजिडेंट, अगर नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। बॉयज हाइब्रिड में देखो माइक चल रहा है, ये दें भाई को, बस ये ब्लू शर्ट वाले भाई को पकड़ा दें, चलो इनको दे दें। जी जी, जी एक कंपनी दो कंट्रीज की टैक्स पेयर हो सकती है, लेकिन वो हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में पढ़ना है अभी। बिजनेस डिसीजन के लिए आई हूँ। अच्छा, इनके साथ वाले भाई को दे दे माइक, साथ वाले भाई को। जी भाई, आपने बताना है इंडिविजुअल जो रेजिडेंट बनता है तो उसके लिए किन किन एहतियातों को सामने रखा जाएगा, आने वाले जाने वाले दिन को पूरा काउंट किया जाएगा, ये वाली बातें जो पढ़ी थी जरा इंग्लिश में बता दें। देखें जी, रोजाना साथ साथ पढ़े हैं बच्चे माशाल्लाह, हाइब्रिड में भी। बताएं भाई जल्दी, खड़े हो जाएं। याद नहीं किया? याद किया नहीं किया? ये देख लें भाई, साथ साथ पढ़ने का हाथ हाथ खड़े किए थे आपने कि साथ साथ पढ़ने? अच्छा चलो, हाथ ही खड़े नहीं किए थे, फिर तो ठीक है, बैठ जाओ फिर तो आपको खुद पता है आप अपने फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हो। ये भाई को पकड़ा दो जी। फीमेल्स वाली क्लास में थर्ड लास्ट रो में माइक पकड़ा दें, एंड से उठ के थर्ड लास्ट रो में माइक पकड़ा दें। देखें माइक चल रहा है, अब कोई उठेगा ही नहीं। माइक चल रहा है, हाँ जी, थर्ड लास्ट रो में पकड़ा दें, थर्ड लास्ट। हाँ जी, अब आप सुनाएं। इंडिविजुअल आने और जाने का दिन पूरा काउंट किया जाएगा। चलें, इधर ही नहीं याद किया हुआ, अगली रो में पकड़ा दें माइक। ये माइक पास ऑन होता हो तो हमारी क्लास में आ जाना है।
ये जी अगली रो में पकड़ा दें जी, बोलें। आने और जाने का दिन पूरा काउंट किया जाएगा और वो जो सारी तफसील पड़ी थी उसको अंग्रेजी ज़बान में बताना है। अच्छा कल नहीं है, आगे चलें फिर। जी जी यही सुनाना है। जी वेल डन, ठीक है, माइक बंद कर दें। अच्छा भाई, आप हजरात में कौन खड़ा होगा? आप खड़े हो जाओ। मैं सर, अच्छा मैं, पहला दिन है, बहुत बड़े हो गए हो। पहला दिन है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। आप तो आए थे, मुझे, मैंने आपको खुद देखे, कल देखे ना इसको। हाँ जी आप सुनाएं। पूछो भाई सवाल, क्या पूछना है? ठीक है बैठ जाओ। हाँ जी, फिर मैंने भी क्वेश्चन पूछना है। अच्छा हाँ पूछो पूछो। पाकिस्तान में कोई बंदा आया, अगर कोई भी हादसा पेश आ गया, कोई भी वजह आ गई जिस वजह से बाहर नहीं जा सकता, तो वो दिन भी उसके दिन काउंट होंगे। एयरलाइंस भी बंद हो जाए फिर वो दिन काउंट होंगे, वो दिन काउंट होंगे। हाँ जी काउंट होंगे। अच्छा जी, मेरा सवाल रह गया है। अच्छा अच्छा, अब आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ, साथ वाले के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए पेज नंबर 3 पे तशरीफ़ ले आएँ। पर्सन रखा करें, हाथ रखा करें। पेज नंबर 3 पर्सन। और नोट्स किसको चाहिए? हाइब्रिड में किसको चाहिए? हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं चाहिए, खड़े हो जाए वरना चाहिए तो। ये 2 लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। अब जो अब हम पढ़े हैं उसका पीछे से ताल्लुक नहीं है भाई। इधर भी आगे 3-4 चाहिए माशाल्लाह, बहुत शहजादे बहुत मिलेंगे आपको। 2-2 दिन छुट्टियां करके आए हैं। फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज पर्संस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में और किसको नोट्स चाहिए? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, भाई के लिए भी ले लो। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर इन लोगों को पर्सन समझा जाएगा। इन लोगों को क्या समझा जाएगा? बस ठीक है, इधर ही रख लो। फेडरल गवर्नमेंट, मेरे पास पेन नहीं है जिस वजह से ज़रा उंगलियों से लिखना पड़ा है। फेडरल गवर्नमेंट, और क्या लिखा हुआ है आगे देखें जरा आखिरी पॉइंट में पर्सन के। फॉरेन गवर्नमेंट, ये वो जो घर से मंगवाया है वो वाले, या आप लाए हो कहीं से? ये ले जाए सरो मेरा। जी फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और भाई वो जो आए वो वाला भी भेजना, ये सही नहीं है। और पब्लिक इंटरनेशनल, और बस तो यहाँ से नहीं मिलेगी, बस तो आपको बस स्टैंड से मिलेगी। पब्लिक इंटरनेशनल, तो ये नोट कर लें, ये पर्सन्स जो हैं आपके। पर्सन में कौन है? कल क्या पढ़ा था?
माउस कहाँ गया? ठीक है, पर्सन में कौन कौन मुराद है जी? इंडिविजुअल। एक अकेला बंदा कारोबार कर रहा होगा, वो भी क्या होगा? पर्सन। दो तीन बंदे मिलके कारोबार कर रहे होंगे तो एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वो दो तीन बंदे मिलके कारोबार करें और कंपनी को हुकूमत से जाकर रजिस्टर करवा लें तो उसका नाम। पाकिस्तान की हुकूमत अपनी जात में क्या है? एक पर्सन। पाकिस्तान की हुकूमत अपनी जात में क्या है? एक पर्सन। चाइना की गवर्नमेंट क्या है? अपनी जात में एक पर्सन। इंग्लैंड की गवर्नमेंट अपनी जात में क्या है? एक पर्सन। पॉलिटिकल सब डिवीजन, ये जो है बाहर के मुल्कों में पॉलिटिक्स की बेस पे कुछ इलाकों को डिवाइड कर दिया जाता है, तो हर पॉलिटिकल इलाके को अलग अलग जो है वो पर्सन कहते हैं। बाहर के मुल्कों में पॉलिटिक्स की बेस पे इलाकों को डिवाइड कर दिया जाता है, तो हर पॉलिटिकल इलाके को अलग अलग एक पर्सन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल सब डिवीजन। एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मिसाल के तौर पे, वर्ल्ड हेल्थ, और हु इज हु? अच्छा, मेहरबानी, चलिए आगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ। सच्ची सच्ची बताएं, कितने लोग 2 दिनों से रोजाना का रोजाना याद कर रहे हैं और याद करके लिख रहे हैं? जी हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, रोजाना का रोजाना याद करें और याद करके लिख रहे हैं। चलें, वेल डन। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इन लोगों को पर्सन समझा जाएगा। किन लोगों को पर्सन समझा जाएगा? बोले बोले बोले। इंडिविजुअल, कंपनी और एन एओपी। इंडिविजुअल को भी पर्सन समझा जाएगा, ब्रेक लगा दें। इंडिविजुअल को भी पर्सन समझा जाएगा, कंपनी को भी और एओपी। अच्छा, इनकॉर्पोरेट, जो इनकॉर्पोरेट हुई हो, फॉर्म हो और एस्टेब्लिश हुई हो पाकिस्तान में या एल्सवेयर। एल्सवेयर कौन सा इलाका है? किसी भी और मुल्क के अंदर। तो ये कंपनी चाहे पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हो चाहे बाहर के मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई हो, ये हमारी नजर में क्या है? इसमें से रेजिडेंट कंपनी कौन सी है वो अलग बहस है, वो हमने कल की थी। आज क्या बात हो रही है कि पर्सन कौन है। तो कंपनी चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे पाकिस्तान से, दैट ऑल विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन। चाहे पाकिस्तान में बनी हो, इन पाकिस्तान, और फेडरल गवर्नमेंट अपनी जात में अलग एक पर्सन है, फॉरेन गवर्नमेंट अपनी जात में अलग एक पर्सन है। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ, बाहर के मुल्कों में पॉलिटिक्स की बेस पे कुछ इलाकों को डिवाइड कर लिया जाता है, तो हर पॉलिटिकल इलाके को अलग अलग क्या कहा जाता है? पर्सन कहा जाता है। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक क्या है? पर्सन है। तो ये पर्सन है हमारी लॉ की नजर में अलग अलग। नेक्स्ट, कंपनी। अब हम किसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं? कंपनी की। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग। कंपनी मीन्स द, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं या रेजिडेंट कंपनी की? कंपनी की। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग ऐड हो गए हैं फिजिकल वाले? हाथ खड़ा करें। व्हाट्सएप ग्रुप बना ही नहीं? बन गया है, दिखाओ जरा। हाइब्रिड में बताएं कितने लोग ऐड हैं ग्रुप में? ये क्या चक्कर है? तो 2-3 लोग हैं। अनाउंसमेंट वाला, हाँ। नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप टेक्स्ट का अलग। भाई खादिम भाई को बुलाएं जरा। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग। अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 में डिफाइंड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंपनी। अ बॉडी कॉर्पोरेट, चंद लोग मिले, फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान के किसी लॉ। भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बच्चे कह रहे हैं बने, कुछ कह रहे हैं नहीं बने, क्या चक्कर है? 4-5 कह रहे हैं बने टेक्स्ट के फिजिकल। रिस्ट्रिक्शन 90% की तो नहीं है। बताएं कितने लोग ऐड हुए हैं ग्रुप में?
व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा ग्रुप मैं पूछ रहा हूँ, टेक्स्ट की क्लास का ग्रुप बन गया? दिखाओ मुझे लाके कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। इधर तो 5-7 मान रहे हैं सिर्फ। अच्छा नहीं बना मेरे ख्याल से। अ बॉडी कॉर्पोरेट फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट फाउंड बाय और अंडर लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, किसी भी पाकिस्तान के लॉ में आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें। जैसे पाकिस्तान का लॉ इस वक्त है क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। इसी तरह कोई और एक्ट भी हो सकता है पाकिस्तान का। ओके नेक्स्ट भी क्लास के बाद देख लेते हैं। मुदारबा, मुदारबा, मुदारबा क्या होता है? मुदारबा ये होता है कि एक मुदारबा क्या होता है? एक बंदा जो है वो कैपिटल डालता है और दूसरा बंदा अपनी सर्विसेज देता है, दैट इज कॉल्ड एज मुदारबा। अच्छा असल में ये जो पॉइंट 2 और ए है इसमें कोई थोड़ा सा फर्क है। ए में ये है अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर कराएं, बी में ये है किसी और लॉ में रजिस्टर कराएं जो कि पाकिस्तान में चल रहा हो। अच्छा जिस कंपनी ने अपने आप को पाकिस्तान के कंपनी लॉ में रजिस्टर करवा लिया, ये कंपनी तो क्या समझी जाएगी? कंपनी पाकिस्तान के लॉ की नजर में। लेकिन जो कंपनी बाहर के लॉ में रजिस्टर करवा ले वो रेजिडेंट तो नहीं समझी जाएगी, लेकिन वो कंपनी तो होगी ना। आ बॉडी, चंद लोग इनकॉर्पोरेट आपस में मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के कानून में आउटसाइड पाकिस्तान, रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ, जो लॉ कौन सा होना चाहिए? जो पाकिस्तान से बाहर किसको देख रहा है? इनकॉर्पोरेशन को देख रहा है। आ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, रिलेटिंग टू, बाहर के मुल्क के लॉ के तहत आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो भी आप क्या समझे जाएंगे? कंपनी समझे जाएंगे। तो इससे मुराद अगर पूरी दुनिया में 250 कंट्रीज हैं तो एक कंट्री ये हो गई पाकिस्तान, इसके अलावा 249 कंट्रीज में जितनी भी कंपनीज हैं वो किस पॉइंट में कवर होंगी? पॉइंट डी के अंदर। A body incorporated under the law of a country relating to incorporation of companies. Next, a cooperative society, a finance society. ये cooperative society, finance society की डेफिनेशन पहले हमारे सिलेबस में थी, अब उसने निकाल दी भी है, तो बस नाम याद रख लें। जैसे अक्सर आप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनते होंगे, इस तरह के नाम है कुछ। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी यानी नॉन प्रॉफिट इदारा, जैसे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है, प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आ ट्रस्ट, ट्रस्ट की डेफिनेशन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। A trust, an entity or a body of persons established by or under any law for the time being in force. एक ट्रस्ट या कोई भी एंटिटी और बॉडी जो कि एस्टेब्लिश हुई है, ये तकरीबन इंग्लिश वही वाली बनेगी आप यहाँ से, अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो इस वक्त मौजूद है। तो ट्रस्ट एक ऐसा इदारा होता है जिसमें कुछ बंदे आपस में मिलते हैं, किसी भी लॉ के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। अच्छा बाहर के मुल्क में जो एओपीज हैं, क्या वो एओपी समझी जाएंगी या वो कंपनी समझी जाएंगी? वो एओपी समझी जाएंगी, जाहिर बात है जब वो एओपी हैं। तो बाहर के मुल्क की एओपीज हमेशा क्या समझी जाएंगी? देखें एक एओपी तो वो होगी जो पाकिस्तान में होगी, एक एओपी वो होगी जो बाहर के मुल्क में होगी। तो बाहर के मुल्क की एओपी समझी जाएगी या कंपनी समझी जाएगी? एओपी समझी जाएगी। यहां पे वो ये कह रहा है कि अगर हमारा लॉ मेकर पाकिस्तान वाला जबरदस्ती किसी बाहर के मुल्क की एओपी को, हमारा लॉ मेकर जबरदस्ती ये करार दे दे कि बाहर के मुल्क की एओपी हमारी नजर में कंपनी है, तो उसको जबरदस्ती क्या करार दिया जाएगा? कंपनी। आप फॉरेन एसोसिएशन, एसोसिएशन के ऊपर लिख लें एओपी। आप फॉरेन एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का क्या मतलब है? चाहे वो बाहर के लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है या। अच्छा वैसे ये बताएं कि पाकिस्तान में कंपनीज को
इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है कहीं या नहीं? कहाँ जाके इनकॉर्पोरेट होती हैं? SECP के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है वहां पे। पाकिस्तान में AOPs को भी अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराना ज़रूरी है? नहीं, AOPs को कोई नहीं। 2-3 बंदे मिलके बिजनेस शुरू करें, एक सफ़े के ऊपर एग्रीमेंट करें कि मैं इतना इतना प्रॉफिट शेयर करूंगा और कारोबार शुरू कर दें। इनको अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्क में जो AOPs हैं, हो सकता है उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना ज़रूरी हो, या हो सकता है रजिस्टर करवाना ज़रूरी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के मुल्क में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना। अब फॉरेन AOP वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब बताएं आप, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो बाहर के मुल्क में अपने आप को रजिस्टर उसने करवाया हुआ है चाहे नहीं करवाया हुआ। विच द बोर्ड, बोर्ड से क्या मुराद है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी अ कंपनी, जिसको बोर्ड ने जबरदस्ती क्या करार दे दिया है? कंपनी। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रोशनी में बोर्ड ने क्या करार दे दिया? कंपनी। ओके जी, इसीलिए उसने लिखे ना, हुई हो या ना हुई हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे चलें, पॉइंट आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबे की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो नाजिमों की होती है, और स्मॉल कंपनी भी कंपनी है। अब ये सारे सर आप ऐसा करें कि इनको पढ़ लें एक दफ़ा जल्दी से, 2-3 दफ़ा याद कर लें बल्कि। जी, जो बी वाला पार्ट है इसमें हम एनी अदर लॉ के बारे में बात करें तो मतलब कंपनी से रिलेटेड तो जितने लॉज होंगे वो कंपनी सेक्ट में ही आने। हाँ ये पुराने लॉज थे, अब नहीं है इतना, इसलिए ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी, आगे चलें।
कंपनी से क्या मुराद है, जल्दी से रिवाइज कर लें, याद हो गया? द कंपनी हैज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 अ बॉडी कॉर्पोरेट फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान आ मुदारबा अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान से बाहर की कंपनीज है उनकी बात हो रही है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। इसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट a trust, an entity or a body established by any law for the time being in force in Pakistan। बाहर के मुल्क की EOP whether incorporated or not, जिसको बोर्ड ने ज़बरदस्ती क्या करार दे दिया, कंपनी। सूबे की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी। और रेट ऑफ टैक्स रेट कंपनीज के लिए कितने परसेंट है, 29%। यानी अगर 100 रुपया कमाएंगी तो कितने रुपए देंगी, 29 रुपये। 1 करोड़ रुपया कमाएंगी तो कितने रुपए टैक्स देंगी, 29 लाख रुपया। अच्छा, अब जरा पिछले पेज पे आए। ये एक लफ्ज लिखा हुआ था, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। A person shall be a resident person for a tax year if the person is resident individual। दोबारा, a person shall be a resident person for a tax year if the person is resident company, resident company। A person shall be a resident person for a tax year if the person is a resident AOP। A person shall be a resident person if the person is, आप बता दें फेडरल गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है, रेजिडेंट पर्सन। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, तो फिर फॉरेन गवर्नमेंट क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट को उसने किस में डाल दिया, तो फिर फॉरेन गवर्नमेंट क्या होगी, नॉन रेजिडेंट। तो यहां पे हमने लिख लिया मींस फॉरेन गवर्नमेंट इज नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब है फॉरेन गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट क्या है, रेजिडेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना। ओके, अ पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। एक बंदा नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा इफ द पर्सन इज नॉट अ, तो नॉन रेजिडेंट कौन होगा, जो रेजिडेंट, हंसना नहीं है, नॉन रेजिडेंट कौन होगा, जो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कौन होगा, जो रेजिडेंट। अ पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कौन है वो इसने बता दिया, तो फिर नॉन रेजिडेंट कौन है, बड़ी बात बताई आपने, बी बी बी। चलें आगे, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, थोड़ा सा घूर के, मुस्कुराते हुए घूरें। चलें आगे, ट्रस्ट। वापस आ जाएं उसी पेज पे जिथे दी, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ओके, अच्छा मोहतरम, अब एक सवाल अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रस्ट। तो ये तीनों
समझ लें कैपिटल प्रोवाइडर हैं, इन्होंने पैसा दिया, और ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं जो इनके पैसे को मैनेज करेंगे। तो ये कैपिटल प्रोवाइडर हैं, इनके पास पैसा था 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपये नहीं, मुदारबा भी एक अरेंजमेंट होता है, ट्रस्ट भी उसी तरह का एक अरेंजमेंट है। ये 3 करोड़ रुपया हो गया, ये 3 करोड़ रुपये इन्होंने एक्सपर्ट्स को दे दिया कि तुम हमारा पैसा जो है ना क्या करो, मैनेज करो। अब इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा, ट्रस्ट, एतमाद। ये लोग इन लोगों पर एतमाद कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। पहले जरा पढ़ लें, ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी, ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है। थोड़ी सी जरा डेफिनेशन ना ये घर जाके याद करनी पड़ेगी, जैसे कल स्पेशल टैक्सियर वाली वो लाइन याद करनी पड़ी थी घर जाके, पता नहीं घर जाके करते भी हैं या नहीं है। तो ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन अटैच टू द ओनरशिप ऑफ, ये एक जिम्मेदारी है जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ अटैच कर दी जाती है। अच्छा, ये लोग इनकी कौन सी प्रॉपर्टी ओन कर रहे होंगे, कैश, और उसे फिर इन्वेस्ट करेंगे कहीं, इन्वेस्ट करके इनको प्रॉफिट लेके देंगे। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट अराइजेज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू, कॉन्फिडेंस देने वाले ये लोग हैं और दे इनको रहे हैं, कॉन्फिडेंस देने वाले ये लोग हैं और दे इनको रहे हैं। जो कैपिटल प्रोवाइडर हैं वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, किसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स को, इनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें उनका कैश हैंड ओवर कर दिया जाता है उनको। एंड इट अराइज आउट ऑफ, और ये अराइज होती है कॉन्फिडेंस देने से, कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। अच्छा, ओनर से मुराद ना ये है इधर टेम्परेरी ओनर, रियल ओनर तो दूसरे हैं, एक्सपर्ट्स, इनको हम टेम्परेरी ओनर्स भी कह सकते हैं। आपको नोट करने का टाइम दूंगा मैं। टेम्परेरी ओनर्स, कॉन्फिडेंस गिवन टू, इनको एतमाद दिया जाता है, एंड एक्सेप्टेड बाय द टेम्परेरी ओनर, और टेम्परेरी ओनर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे मुराद एक्सपर्ट्स हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर, एनदर से मुराद इधर कौन है, रियल ओनर। फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर और ऑफ एनदर एंड द, या रियल ओनर भी और एक्सपर्ट भी, इनको भी फायदा होगा। अब 2-3 दफा इस डेफिनेशन को पढ़ लें और नोट कर लें करना है।
करके आगे चलें। ट्रस्ट मीन्स एक जिम्मेदारी जो कि अटैच कर दी जाती है प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के साथ। प्रॉपर्टी से मतलब यहां कैश ले सकते हैं आप। एंड राइजिंग आउट ऑफ एतमाद गिवन टू, एतमाद दिया जाता है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं, छलांग मार के देख लो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या होगा, अंदर मछली होंगी ज्यादा। आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू, एतमाद दिया जाता है। एंड एक्सेप्टेड बाय द एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स उस एतमाद को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ another or of an other and the owner। तो इससे किस किस का बेनिफिट होता है, रियल ओनर का भी होता है और रियल ओनर और एक्सपर्ट्स का भी हो जाता है। एंड इट इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट, इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट क्या है वो नीचे आ रहा है। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं। थोड़े से दान भी बाहर निकालें। यूनिट ट्रस्ट भाई आप खड़े हो जाए। कितने बजे हॉस्टल से पहुंचे घर? हॉस्टल में कितने बजे पहुंचे? आप सात साल की रूटीन बता दो। हाँ, कितने बजे पहुंचे यहाँ से हॉस्टल? टाइम पूछ रहा हूँ। कितने बजे पहुंचे? 2:15, 3:15, 4 o'clock? 2 o'clock आप पहुंच गए थे वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से लेके कितने बजे तक? 3 बजे तक, ठीक है। ज़बरदस्त यार, ये घंटे वाला सिस्टम है आपका। आगे 3 से 6 पढ़ पढ़ के लुट मचा दी, ठीक है, माशाल्लाह। आगे 2 घंटे फिजिकल गेम खेली, क्रिकेट, फुटबॉल, वीडियो। क्या फायदा हुआ यार, मेरा ख्याल था कोई। अच्छा जी, ठीक है, टाइम ज़ाया हुआ। आगे चलें। स्टडी माशाल्लाह 8 बजे से लेके 11 बजे तक, 3 घंटे। फिर फजर तक, 5 बजे तक। अच्छा चलो जी, बैठ जाएं आप। कितने बजे पहुंचे हॉस्टल? 12 बजे पहुंच गए। 12 बजे से पहले 3 क्लासें हो जाती हैं आपकी? अच्छा, कितने बजे वो ख़त्म होगी? 12:45 पे ख़त्म होगी। चलो ठीक है, यानी आप भी तकरीबन 2 बजे पहुंचा करोगे। आगे चलो। कितने बजे से कितने बजे? 2 से 3 किया करोगे, ठीक है। कल क्या किया? पढ़ना शुरू कर दिया 3 बजे, कितने बजे तक? 6 बजे। यार ये क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्यों ऑटो पे लगे हुए हैं सारे। अच्छा, 6 बजे से 8 बजे तक खाना खाने जाते देख पूरी। अच्छा आगे 8 बजे से 9 बजे तक चाय। अच्छा 8 से 11, आप दोनों एक ही उसमें? नहीं ये यार, ये नहीं, मैं नहीं मानता। बैठ भाई जी, तू एतराज कर रहा है, खड़े हो। हाँ बोलो। 3 बजे हॉस्टल गए, यानी 1 से 3 बजे तक का टाइम ज़ाया किया आपने। खाना खाया, नमाज पढ़ी, इसमें तकरीबन 35-40 मिनट लगते हैं। फिर
एक आखिरी क्लास कितने बजे थी? कितने बजे ख़त्म हुई? 1:25 पे, ठीक है। 1:45 पे आप नमाज़ पढ़ के फारिग हो गए। 1:45 से लेके 3 बजे तक खाना खाया। दोस्त के साथ कुछ बातें भी करनी होती हैं। अच्छा, अब 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक मोबाइल यूज़ किया। 3 बजे से 5:30 तक मोबाइल यूज़ किया। दोस्त से बातें अलग है, मोबाइल अलग है, ये अलग अलग। पेन लिखना सारे बंद कर गए हैं। 3 से 5:30 बजे उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके अम्मी अब्बू को भेजना है। उसके बाद सर ओके, टैक्स का काम है 5:30 से लेके मगरिब तक 6 बजे तक। मेहरबानी, ठीक है। पढ़ाई की आगे, उसके बाद सर मोबाइल दोबारा यूज़ किया 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक। उसके बाद दोस्त की कॉल आ गई। ये वाला दोस्त, ठीक है, यही समझे। आगे 9 बजे से 11 बजे तक बातें की उससे, ठीक है। अच्छा, उसको इग्नोर करो, ठीक है। टाइम ज़ाया किया कितने बजे तक? 11 बजे से 1:45 तक टाइम ज़ाया किया। अच्छा, उसके बाद फिर सो गया। मेहरबानी आप। हजारों साल यूनिट ट्रस्ट means any trust under which the beneficial interests, भाई ये वीडियो यूट्यूब पे ना डालना, ये इनके आगे बच्चों को पता चल जाएगा। 20 साल बाद कुछ खोल के देखे वीडियो। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी, 20 साल ज़्यादा तो नहीं हो गए? ज़्यादा हो गए 20 साल। अभी क्या उम्र है? 20, हाँ। 5-6 साल बाद 7 साल बाद कोई वीडियो देख ले तो परेशान। अच्छा जी, यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, जिसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो यूनिट्स में डिवाइड किए जाते हैं, so that the rights of beneficiaries to income or capital are determined by the number of units held. Okay. ये बंदा पैसे लाता है 30 रुपए। आमतौर पे 10 रुपए का एक यूनिट होता है जिसे शेयर भी कहते हैं, तो इसको 3 शेयर्स या 3 यूनिट्स मिल जाते हैं। ये बंदा पैसे लाता है 20 रुपए, इसको 2 यूनिट्स मिल जाते हैं। तो यूनिट ट्रस्ट इसी ट्रस्ट का एक अगला नाम है, लेकिन होता इसमें यह है कि जो फायदा होता है इनको किसी सफ़े पे नहीं लिखा जाता, बल्कि इनको सबूत के तौर पे क्या दे दिए जाते हैं? यूनिट्स। जो बंदा ज़्यादा यूनिट्स होते हैं वो ज़्यादा कैपिटल डालता है, जिसके कम यूनिट्स होते हैं वो कम कैपिटल डालता है। और जब साल के एंड पे इनकम तकसीम होनी होती है, प्रॉफिट तकसीम होना होता है, तो जिसके पास ज़्यादा यूनिट्स होते हैं उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिसके पास कम यूनिट्स होते हैं तो उसको कम प्रॉफिट मिलता है। ये वो पैसा जो उन्होंने डाला है, फिर इन यूनिट्स पे जो पैसा कमा के दिया जाएगा वो इनको दिया जाएगा, डेट विल बी प्रॉफिट। तो डेट इज यूनिट ट्रस्ट। तो अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करें। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट, ये एक ऐसा एतमाद है अंडर विच फायदा इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जो फायदा है इनका, फायदा इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, सो दैट द राइट ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी वही हैं जो रियल ओनर्स हैं। रियल ओनर्स कितने थे? 2 थे? 3 थे? 3 थे। सो डेट द राइट ऑफ
रियल ओनर्स टू इनकम। इनकम का क्या मतलब? जो साल के एंड पे प्रॉफिट आता है। और कैपिटल का क्या मतलब? जो इन्होंने पैसा डाला हुआ है। सो दैट द राइट टू इनकम और कैपिटल आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ you hold more units, you will get more income. You hold less units, you will get less income. And if you do not hold any unit, you will not get any income. Okay guys, साथ वाले से पूछें ओके गाय, इंग्लिश वाला गाय। AOP, AOP, Association of Persons। घर से निकलते हुए किसी बच्चे ने दुआ पढ़ी आज घर से निकलने की? 1 2 हाइब्रिड में 3 4 5 6 7। चलो आज बाकी क्लास वालों को बतानी है आप लोगों ने, कल फिर ज्यादा हाथ खड़े होंगे। AOP याद है? ये याद करनी पड़ेगी। AOP इंक्लूड्स द फॉलोइंग। AOP में क्या क्या आता है? AOP इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अ फर्म, फर्म कहते हैं आप लोग, फर्म कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर लिख के देना है। फर्म, फर्म में क्या आएगा? फर्म मीन्स द रिश्ता। What are you smiling at? You should laugh at rather. सीरियस हो, सीरियस हो, खड़े हो, खड़े हो, कैमरे की तरफ मुंह करो और सीरियस हो, मुस्कुराना नहीं है, सीरियस हो, सीरियस हो, मेरी बहन, मेरी जान, सीरियस हो, सीरियस, सीरियस, उधर उधर मुंह करके सीरियस हो। उधर पूछने कबूल है, आपकी हंसी निकल जानी है। फर्म मीन्स द रिश्ता, फर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द पर्सन्स, बंदों के दरमियान रिश्ता। Who have agreed to spend life together? नहीं, Who have agreed to, वो उसको उधर ही ख्वाब आने लगे हैं। Who have agreed to share profits of a business, जो एग्री कर रहे हैं कि बिजनेस के क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, या सारे के सारे वो बिजनेस करेंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो फर्म में क्या है, जल्दी जल्दी बताएं। फर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द persons who have agreed to share the profits of a carried out by all or any one of them acting for all। अब हाथ खड़े कर लें ऊपर जिसने 2-2 घंटे मोबाइल इस्तेमाल किया कल 2 घंटे, हाथ आगे करो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मारा जाए, मारा जाए, जल्दी जल्दी, जो कहते हैं मारा जाए हाथ खड़ा करें। जिसने ज्यादा इस्तेमाल किया हो। अच्छा, AOP इंक्लूड्स द फॉलोइंग। AOP में क्या शामिल है? नंबर 1 फर्म। फर्म वही होता है जो 2-3 बंदे आपस में मिलकर कारोबार शुरू कर दें। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक पुराना सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल में जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुआ था तो उस वक्त कुछ हिंदू फैमिलीज पाकिस्तान में आ गई थी। तो वो हिंदू फैमिलीज जो पाकिस्तान में आई थी, अगर वो डिवाइड हुए बगैर बिजनेस कर रही हैं तो वो पूरी फैमिली एक ही AOP समझी जाएगी, अनडिवाइड। अगर तो डिवाइड हो गई है फिर तो वो इंडिविजुअल्स हैं, और अगर अभी तक वो अनडिवाइडेड है तो AOP है। जी, फर्म और AOP में कोई फर्क नहीं है। AOP एक ब्रॉड लफ्ज है और फर्म अंदर उसकी एक एग्जांपल है। तो AOP ब्रॉड लफ्ज है। AOP में 4 चीजें आती हैं, उसमें एक फर्म भी है। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने मसनूई तौर पे अपने आप को एक पर्सन करार दे देते हैं।
और उन लोगों की अगर मैं मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे कोई मॉडल टाउन के अंदर यंग स्टूडेंट्स ने कोई सोसाइटी बना ली है जिसमें वो लोगों की वेलफेयर का काम करते हैं या और कोई काम करते हैं, लेकिन वो काम इतने बड़े स्केल पे नहीं कर रहे कि वो नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, काम बड़े छोटे स्केल पे कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर कोई वेंचर कोई करे, कोई मिलके करें, तो उनको लॉ की नज़र में क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल, मसनूई, जुरिडिशियल पर्सन। कानून की नज़र में आप एक मसनूई पर्सन है, क्योंकि अब आप इंडिविजुअल नहीं रहे, आप 3-4 लोग मिल गए हैं और मिल के काम कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहरहाल एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको याद करना पड़ेगा घर जाके। आर्टिफिशियल, मसनूई, जुरिडिशियल, कानून की नज़र में पर्सन। जैसे यंग बॉयज़ मॉडल टाउन सोसाइटी, इस तरह का कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे जी, पॉइंट नंबर डी, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। कोई भी चंद लोग मिले और मिल के अपने आप को फॉरेन लॉ में रजिस्टर करवा लिया। हाउएवर a foreign company is not included in AOP. लेकिन एक फॉरेन कंपनी एओपी नहीं है। अच्छा जी, इस बात का मतलब समझिएगा, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स, चंद लोग मिले, फॉर्म्ड अंडर और उन्होंने अपने आप को किस लॉ में रजिस्टर करवाया? फॉरेन लॉ के अंदर रजिस्टर करवाया। हाउएवर अ फॉरेन कंपनी इज नॉट एन। अच्छा, बाहर के मुल्क में कुछ लोग मिलके अपने आप को एओपी के तौर पे भी रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एओपी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रूल। इसी तरह बाहर के मुल्क में कुछ लोग मिलके अपने आप को कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर करवा लेते हैं। तो अगर बाहर के मुल्क में कुछ लोग मिलके अपने आप को एओपी के तौर पे रजिस्टर करवाएं, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको एओपी कहा जाएगा, और अगर बाहर के मुल्क में कुछ लोग मिलके अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराएं, उसको कंपनी कहा जाएगा। आप कह रहे हैं कि पहली लाइन पढ़ के आपके दिल में कहीं ये ना ख्याल आ जाए कि मैं एओपी कंपनी दोनों की बात कर रहा हूं। तो फुल स्टॉप के बाद उसने कह दिया कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं? एओपी की। अब जरा पढ़ें, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स, चंद लोग फॉर्म मिले अंडर अ फॉरेन लॉ के तहत मिलके अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। लेकिन अगर ये फॉरेन कंपनी है तो फिर ये एओपी नहीं है। अगर ये फॉरेन कंपनी है तो फिर ये एओपी नहीं है। क्लियर? दोबारा पढ़ लें, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स, चंद लोग मिले, फॉर्म्ड अंडर अ, जो फॉरेन लॉ के तहत मिले। हाउएवर अगर वो फॉरेन कंपनी है तो फिर ये एओपी नहीं है, क्योंकि फिर तो वो क्या है? कंपनी है, तो फिर तो वो एओपी नहीं है ना। अच्छा जी, अगले पेज पे आए। मेंबर, मेंबर इन रिलेशन टू एन एओपी इंक्लूड्स अ, मेंबर से क्या मुराद है? इट इज अ पार्टनर इन अ फर्म। ओके, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स लगेगा हर साल, इनकम टैक्स लगेगा, अब जरा अटेंटिव हो जाए, इनकम टैक्स लगेगा हर साल और रेट स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में। अगले सफ़े पे भी हम क्या देखेंगे? देखेंगे अगले सफ़े पे क्या है? फर्स्ट शेड्यूल। इनकम टैक्स किस पे लगेगा? चार्ज ऑन एवरी एनिमल। कोई भी भैंस आ रही होगी रास्ते में, आप उससे कहें भैंस भैंस इनकम टैक्स दें। कोई भी गाय जा रही होगी, गाय गाय, वो बंदों ने भी इकट्ठे हो जाना, उन्होंने कहना अंग्रेजी वाला गाय बोल रहे हैं, गाय गाय टैक्स दें। तो टैक्स किस पे लगना है? पर्सन पे लगना है। चार्ज ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर।
टैक्सेबल इनकम कौन सी इनकम होती है जिस पे टैक्स लगना हो? टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है? टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स लगना है, टैक्सेबल इनकम। मुझे आपकी नींद नहीं पूरी लग रही। पूरी है? पक्की बात? अच्छा, the income tax for a tax year shall be computed by applying the rate of tax to the taxpayers। इनकम टैक्स किस इनकम पर लगेगा? जो टैक्सेबल इनकम है। कोई इनकम होती है माफ इनकम पे टैक्स लगेगा या टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगेगा? हो सकता है आने वाले दिनों में हम कोई ऐसी इनकम पढ़े जिसपे हुकूमत ने टैक्स क्या किया हो? माफ किया हो, छूट दी हो। एंड टैक्स क्रेडिट शेल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, टैक्स क्रेडिट होता है डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट शेल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अबव फिगर्स। और अबव फिगर से क्या माइनस किया जाएगा? डिस्काउंट। ओके, कितने लोग अपने जज्बों को दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं और आज के बाद रोजाना का रोजाना पढ़ेंगे? जी, हाइब्रिड प्लीज हाथ खड़े करें। जज्बों को दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं और रोजाना का रोजाना पढ़ा करेंगे। रिफ्रेश F5 का बटन दबाते हैं आप लोग रिफ्रेश करने के लिए, तो अपना F5 का बटन। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे तो कोई ऐसा मैसेज या ऐसा वॉइस नोट आप बता दिया करें जो मैं भेजूं, जिससे आपके अंदर एक करंट सा जाग पड़े और आप दोस्त के साथ बैठे भी हों तो आप उसको कहें ये दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, ये पुरानी, अभी मुझे जरा पढ़ाई से दोस्ती करने दो, ठीक है? मोबाइल तो वैसे ही हाथ में होते हैं आपके, तो वॉइस नोट आएगा तो वैसे ही आप सुन लेंगे। जाग उठा है सारा वतन। अच्छा जी, एक बंदा, देखें आपके साथ भी बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा पाकिस्तान में कई किस्म की इनकम्स कमा सकता है। एक बंदा पाकिस्तान में कई किस्म की इनकम कमा सकता है। हो सकता है हमारे कॉलेज के अंदर एक कैशियर है, तो वो कॉलेज से सैलरी कमा रहा है, उसको साल के आखिर में या महीने के आखिर में, मैं कहूँ हर महीने क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है। डेट इज इनकम फ्रॉम। हो सकता है उसने अपना कोई कारोबार भी किया हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस। शाम को घर के अंदर उसने कोई ऐसी दुकान खोली हो जिस पे ग्राहक आते हों और आके चीज़ें, कस्टमर आते हों आके चीज़ें खरीदते हों उससे, तो ऐसा भी हो सकता है वो अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कर रहा हो। या ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ बैठा हुआ और दुकान खोली है, वहाँ पे कोई उसने एम्प्लॉयज़ अपने रखे हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं उसका। तो एक बंदा एक वक्त में सैलरी इनकम भी कमा सकता है, नौकरी भी कर सकता है और साथ ही टाइम निकाल के बिजनेस भी कर सकता है। इसके अलावा वो बंदा शेयर खरीद के भी बेच सकता है। क्या कर सकता है? शेयर खरीद के भी बेच सकता है। इसको क्या क्या नाम देंगे? इनकम फ्रॉम। लेकिन अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल गेन का मतलब शेयर खरीद के बेचना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कोई बंदा अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दे दे। आप में से किसी ने दिया हुआ ऊपर वाला पोर्शन अपना किराए पे? आपके पास ही है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो कोई बंदा किसी घर में रहता है, ग्राउंड फ्लोर में खुद रहता है, फर्स्ट फ्लोर किस पे दे दे? रेंट पे दे दे। बाद में रेंट उसको ज़रा अच्छा मिलना शुरू हो जाए तो ग्राउंड फ्लोर भी रेंट पे दे दे और खुद निकल जाए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसके बाद उसका वलीमा हुआ, वलीमे के ऊपर उसको सलामी मिली। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये कारोबार है हर थोड़े अरसे बाद वलीमा कराना। क्या करते हैं जी? मैं अपने वलीमे कराता हूँ। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसी चीजों पे क्यों आप मुस्कुराते हैं? अभी हुई नहीं शायद, इसलिए जब हो जाएगी तब आप नहीं मुस्कुराए। अच्छा, मैं अपना तजर्बा नहीं, तारा जो लोग समझते हैं वो कह रहा हूं। टोटल इनकम, टोटल जी, अच्छा जी, टोटल इनकम, इन सबको जमा कर लेंगे तो इस बंदे की क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। तो क्या क्या जमा करने हैं?
सैलरी, हाइब्रिड में बातें ना करें, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक किताब लिखी हुई है, उसमें एक डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, तो इनकी वाइफ बताती है कि 50 साल की ज़िंदगी होगी शादी की, आज तक मेरे से कभी गुस्से में बात नहीं की। ऐसे भी इंसान दुनिया में मौजूद हैं। चलें जी, बीवी अच्छी थी तो हर चीज़ में ना कोई चीज़ निकाल लिया करो। इनका इनकम फ्रॉम हस्बैंड घर नहीं रहता, अपने से जो है ना, खुद अपने आप को सही नहीं करना, बस इनकम फ्रॉम। कौन कौन नियत करते हैं इंशाल्लाह? एक हाथ खड़ा हुआ, 2 हाथ। कभी कभी साल में 1 दफा डांट दिया करोगे? खुदा का खौफ करो यार। क्या आपकी हुई है शादी? अच्छा, इनकम, अब उसने बता दिया है तो तुम सबको क्यों बताना है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन सबको जब टोटल करेंगे तो इनका क्या नाम रखेंगे? टोटल इनकम। और इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनको क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। बोलें जरा बार बार, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम के हेड्स, हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा जी, इसमें से क्या माइनस करेंगे? ज़कात। पढ़ा हुआ है पहले? दूसरी दफा पढ़े हैं टैक्स? ये तो पेपर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, इधर देख रहे हो। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करेंगे? ज़कात। जब ज़कात माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। आपको कैसे पता चला? 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए। कितने हो गए? साथ वाले को कैलकुलेशन के लिए रख लें आप लोग, साथ वाले को कैलकुलेशन के लिए रख लें 15। ज़कात माइनस करें। ये हाइब्रिड में अभी तो बस खत्म होगी क्लास, अब FR 2 की पढ़नी है तो बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, 15 माइनस 6 रुपए ज़कात दे दी तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 9। इनको क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। इसको क्या कहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस। मुश्किल सा नाम याद करें, डिडक्टेबल अलाउंस। साथ वाले के कान में जाके 3 दफा बोलें, डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस। दूसरे कान पे उसके हाथ रख दें क्योंकि उधर से निकल जाने बाहर। दूसरे कान पे हाथ रख दें और बोलें डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस। ये किसका नाम है? ज़कात का। अब टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है? टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है? ऊंची 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 ऊंची, घर जाते हुए, हॉस्टल जाते हुए, रास्ते में बोलते जाना, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेगा हम तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम से कौन कौन बोलते हुए जाएगा? तो ऊंची ऊंची। टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? रास्ते में एक बंदा जा रहा होगा, उससे खड़ा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं आप? टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। कितने बंदों को बताएंगे आज? भाईजान बंदों को बताना है, शेयर नहीं करना, शेयर नहीं करना, ये लिख के शेयर नहीं करना, स्टेटस पे नहीं लगाना, ये बंदों को बताना है। टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? चलो कम से कम अपनी क्लास वाले 10 बंदों को कौन बता देगा? 10 बंदों को कौन बता देगा? कल आप आएंगे तो एक जादू हुआ होगा, आपको याद हुई होगी ये बात। इसी तरह लिखा होता है ना, पता नहीं, ये शेयर करो ये हो जाएगा, ये शेयर करो ये हो जाएगा। तो कल आप आएंगे सुबह सुबह तो आपको ये बात क्या हुई होगी? याद हुई होगी। ये पक्की बात कर रहा हूं। टोटल इनकम में से क्या माइनस करना है? साथ वाले को ले जाएं आप। आज एक सवाल करिएगा होमवर्क में,
क्या कहते हैं आप लोग? होमवर्क कहते हैं, होमवर्क कहते हैं? क्वेश्चन 17, पेज 17, साथ वाले के हाथ पे लिखने हैं, इसको भूल जाना है। क्वेश्चन 17, पेज 17। लेक्चर 2 कब अपलोड होगा? लेक्चर 2, अच्छा उनको आओ उधर करवा देते हैं। चलें चलें, क्लास खत्म होगी। हाँ जी।